एनवायरमेंट कहने का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट कहने का मतलब है द सराउंडिंग अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है, सो दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट और नॉट, तो हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, अब जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, तो जितने भी चीजें हैं उनको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, या तो वो बायोटिक है या वो एबायोटिक है। तो हम बायोटिक कहने का मतलब है जो लिविंग बीइंग है और जो नॉन लिविंग है वो आपके एबायोटिक में आ गए। तो अब यदि हमें कहना है कि व्हाट इज एनवायरमेंट, तो द सराउंडिंग अराउंड अस इन विच living and non-living are present, which are interacting with each other, so that all will be called as what? Surrounding। और उन living और non-living से हम भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ, तो मेरा एनवायरमेंट क्या है? आप लोग सभी हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हवा है, ठीक है, ये फैन, वॉल्स, ये तो भी मेरी सराउंडिंग के अंदर ही आते हैं। यस सर। सो ऑल ऑफ देम विल कम अंडर द सराउंडिंग और नॉट। यस। तो यदि मुझे डिफाइन करना हो एनवायरमेंट को, तो मैं ये कह सकता हूँ द सराउंडिंग अराउंड अस विच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट और नॉट। सो दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा एनवायरमेंट क्या है, तो क्या बताओगे? The surrounding around us which consists of what? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक के अंदर कौन से कंपोनेंट? लिविंग। और नॉन बायोटिक के अंदर कौन से? नॉन लिविंग। समझ आ गया? अब एक बात समझो, हमारे सराउंडिंग में ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट और नॉट। और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो दे ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरमेंट और नॉट। यस सर। तो जब ह्यूमन बींग्स हैं, जब वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। वो क्या रिलीज करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट करने के मतलब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट हमारे लिए। सो वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स when they interact with the surrounding which is present in them or not। yes, sir। अब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये दो तरह के होते हैं, या तो ये बायोडिग्रेडेबल होंगे या नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। बायोडिग्रेडेबल होंगे या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल करने का मतलब क्या है, समझिए। बायोडिग्रेडेबल जब हम कहते हैं तो ऐसी कोई भी चीज जिसको जो हमारे एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो यदि उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं तो वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। सो सच टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा कोई भी चीज जिसको सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इफ दे डू नॉट एबल टू ब्रेक देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, and they are harming the human beings or harming the environment, so that type of waste will be called as non biodegradable waste। आया समझ में? यस सर। तो डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ये क्लियर है? यस सर। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, बायोडिग्रेडेबल जब हम कहते हैं तो ऐसे वेस्ट which are broken down into simpler form by the microorganism present in the environment, so that it do not harm us, इसी का एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल कहना है
तो इसका उल्टा, वेस्ट विच आर नॉट ब्रोकन डाउन into simpler form by the microorganisms present in environment and it is harmful to us. So that type of waste will be called as what? Non-biodegradable waste. जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लासेस है, गिल्टी है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं, so they will be not broken down by the microorganisms which are present into the environment. लेकिन जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, दे कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन और नॉट. यस सर. जैसे मान लीजिए गोबर है. यस सर. तो गोबर वेस्ट है, काऊ का वेस्ट है, लेकिन यदि उसी गोबर को हम एनवायरमेंट में रखें, so that can be broken down by the microorganism into simpler form and that converted into the manure or not? Yes sir. और उस मैन्योर को जब हम एनवायरमेंट में यूज करते हैं तो हमें फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा. तो हमें नुकसान तो नहीं कर रहा है. नो सर. अब मान लो हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक यदि एनवायरमेंट में हम छोड़ दे तो क्या वो गल जाएगा? नो सर. So that is not broken down by the microorganisms which are present into the environment. तो जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं that will be creating problem into the environment or not? Yes sir. और क्योंकि उस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं तो वो अल्टीमेटली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें भी नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? यस सर. तो एनवायरमेंट क्या होता है और कितने तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, समझ में आया? यस सर. अब सवाल यहाँ पर ये है कि वेस्ट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं. इसमें एक वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल में डीडीटी है. ये बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड है. क्या है ये? इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड यहाँ पे भी होगा, CIDE. साइड का मतलब होता है किलिंग. तो एक ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को किल करने के लिए होता है. तो नॉर्मली जो हमारे फार्मर्स हैं वो खेतों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए एक पॉइजन का यूज करते हैं एंड दैट पॉइजन इज DDT. अब ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो मतलब इट विल बी नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इनटू द एनवायरनमेंट. सो व्हाट विल हैपन if they have sprayed on the crop? Yes sir. It will kill the insects or not? Yes sir. इंसेक्ट को किल कर दिया. उसके बाद वो वही सॉइल पे रहेगा या उड़ जाएगा? सॉइल पे ही रहेगा सर. सॉइल पे रहेगा. क्या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में तोड़ सकता है? नो सर. अब वहां पे पानी डालोगे आप, तो पानी जब डालोगे तो पानी में वो केमिकल घुलकर नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा सर. जाएगा. जब वो नीचे जाएगा तो जो प्लांट के रूट्स हैं, क्या वो रूट्स उन केमिकल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा? करेंगे सर. उसको तो ये नहीं है ना कि ये राम जी है या श्याम जी है, तो जो भी छोटे पार्टिकल आएंगे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो वो एब्जॉर्ब कर लिया किसने? रूट्स ने. अब प्लांट का कोई यूज का है? वो कोई यूज का नहीं है, तो वो उसके लिए वेस्ट है. सब वेस्ट को क्या करेगा? वो उसका जो स्टोरेज प्लेस होगा वहां उसको वो डाल देगा. जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई सामान आ जाता है और गलती से वो आपके घर के यूज का नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हो? नहीं जी, स्टोर रूम में रख. अभी लाए हो तो रख लेते हो स्टोर में कि बाई चांस कहीं कभी काम आ जाए. ये तो करते हैं कि भाई इसके घर में होता होगा, डॉक्टर साहब लाए, फीस से ज्यादा है, ठीक है, कि भैया आज यूज नहीं है, उठा के घर फेंक दिए. ठीक है, हम तो ये करते हैं. मान लो हम आज लाए सामान खरीद के, मान लो गए सब्जी खरीदने और भिंडी और आलू ले आए. आलू की सब्जी बन गई, इसके घर में भिंडी फेंक दिया जाता है. मेरे घर में भिंडी जो है वो फ्रिज में रख लिया जाता है और उसको कल यूज करेंगे फिर. yes, sir. तो वैसे ही यूज हुआ तो हुआ, कोई खाया तो खाया, नहीं खाया तो फिर फेंका जाएगा. yes, यही तो होगा. जब खराब हो जाएगा तो फेंक देंगे. yes, लेकिन खराब अच्छे स्टेट में तो फेंकेंगे नहीं, कम से कम. यही सच्चाई है. यही सच्चाई है. अब ऐसे ही क्रॉप भी करते हैं. क्रॉप क्या करते हैं? वो उसको फ्रूट और वेजिटेबल में स्टोर कर देते हैं, और जब फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर स्टोर हो गया तो वो जब राइपेंड हो जाएंगे तो वो डिटैच हो जाएंगे या तुम उसको डिटैच कर दोगे. अब वही फ्रूट एंड वेजिटेबल जिसके अंदर वो हार्मफुल केमिकल जा चुका है उसको अब खाओगे आप. तो जिसको तुमने पॉइजन समझ के इंसेक्ट को मारने के लिए डाला, वही पॉइजन अब तुम खा रहे हो इनडायरेक्टली, तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? यस सर. इसी कारण से आजकल तुम देखना, आज से 20 साल पहले
लीवर और किडनी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस 20 साल के अंदर किडनी और लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। उसका कारण है जो किसान एक्सेसिव यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी आ रहा है। और वो पॉल्यूटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल जब हम खाते हैं तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? यस सर। इसीलिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें डीडीटी बैन है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? यस सर। अब बोलोगे फिर इंडिया वाले क्यों नहीं कर देते हैं बैन? यस सर। इनको बैन कर देना चाहिए। उसके कारण है बेटा, जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उनमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है दैट इज ए पर्पस ऑफ स्टेट, दैट इज इन कंसर्न ऑफ स्टेट। मतलब आप बीमार हैं तो द स्टेट विल मेक यू फिट, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी पैसे खर्च होंगे वो करेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और उनमें वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकती है। तो उनके जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं दे आर फार बेटर एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बिकॉज द हेल्थ इज कंसर्न ऑफ स्टेट्स। यदि मान लीजिए कि मुझे कोई बीमारी हो गया तो मैं जाकर सरकारी हॉस्पिटल में पड़ जाऊंगा कि मेरा इलाज करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा इलाज करना। यदि नहीं करते तो मैं उन पर केस कर सकता हूँ कि तुमने मेरा इलाज नहीं किया, मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो तुम हर जगह भुगतो, सरकार को 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इंडिया में, तो मर जाओ टूट जाओ कोई नहीं पूछ सकता। वहां पे ये भी चीज है, ठीक है। मैं मान लीजिए एमसीडी ऑफिस गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है? गवर्नमेंट का सर। गवर्नमेंट का होता है। मान लीजिए वहां पानी इकट्ठा है, मैं गया, मैं फिसल गया, मेरी हड्डी टूट गई, गवर्नमेंट इलाज करेगा क्योंकि गवर्नमेंट के कारण मेरे पैर टूटे हैं, ठीक है। सड़क पे चल रहा था, सड़क में गड्ढे थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इलाज सड़क के कारण हुआ है, इस कारण से गवर्नमेंट उसका हर्जाना भुगतेगा क्योंकि मैं रोड टैक्स भरता हूँ। ये है यूरोपियन गवर्नमेंट के। यहाँ तो कुछ दो और यहाँ पे क्या है, आपको उठा के कोई नीचे भी नहीं रखेगा, रोड के ऊपर से पड़े रहो, कोई ऊपर के निकाला जाएगा। होता है, सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को। हम रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक बात कितनी भी कर लें, लेकिन नाउ यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज हैपनिंग इन योर कंट्री और नॉट। यस सर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। हमारे यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है दे आर फार बेटर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो दैट्स व्हाई यू मूव टूवर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हमारी मेंटेलिटी चेंज है, ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है समझ में आ गया? यस सर। अब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट क्या होता है हमें समझ में आ गया। अब एनवायरनमेंट में एक चीज होती है इकोसिस्टम। हम एनवायरनमेंट को अलग अलग इकोसिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम हम जब कहते हैं तो इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है। क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट यूनिट और सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट which will be consisting of both बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी चीज से बाहर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान ली, और वो दोनों चीजों को मिलकर बनता है बायोटिक और एबायोटिक। अब जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उसको फर्दर आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा या वो नेचुरल इकोसिस्टम होगा। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड इकोसिस्टम, और जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू इट, है या नहीं? yes, अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे एक्वेरियम है। एक्वेरियम समझ में आता है? मछली। यस सर।
तो फिश पॉन्ड इज एक्वेरियम। अब एक्वेरियम में क्या होता है, एक ग्लास का चैम्बर होता है जिसको चारों तरफ से बंद कर दो। अब इसमें हमने पानी रख दिया, हमने इसमें एक पौधा रख दिया, ठीक है, और एक मछली रख दिया। अब ये एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, क्योंकि ये चैम्बर तो बंद है, ठीक है, लाइट तो आ सकती है, एयर ही तो नहीं आ सकता है, लाइट तो आ गया। अब क्या होगा, जो ये प्लांट है ये CO2 प्रोड्यूस करेगा, सॉरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। इस ऑक्सीजन को ये मछली देगी दूसरे रेस्पिरेशन के लिए, ये क्या रिलीज करेगी, CO2। ये CO2 प्लांट लेगा और अपनी फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इसके लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा और इसके ग्रोथ में मदद करेगा। जब इसका ग्रोथ होगा तो इसका फूड भी इससे मिलेगा। तो इसको किसी भी चीज से, बाहर की चीज से जरूरत पड़ रही है? नहीं सर, बाहर के कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो दिस इज ए सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट यूनिट और नॉट? सो दैट टाइप ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, वो नेचुरल है, नेचुरल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप पार्क बनाते हैं, एक्वेरियम है, ठीक है, पॉन्ड आपने बनाया, सो दे आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और समथिंग एल्स? आर्टिफिशियल। लेक, ओशन, रिवर, ये जो इकोसिस्टम है, डेजर्ट, ये क्या बना सकते हैं? नो सर। तो दे आर नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होते हैं, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। तो इकोसिस्टम क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, समझ में आ गया? इसके कंपोनेंट पे पहले आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ये तो आपको समझ में आ गया? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे सिस्टम, वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, वो क्या है? जो इकोसिस्टम होता है वो दो कंपोनेंट को कंसिस्ट करके बनता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट को मिलकर बना कौन कौन सा? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग? लिविंग बीइंग। और एबायोटिक में नॉन लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग बीइंग। तो बायोटिक कंपोनेंट पहले एबायोटिक कर लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जैसे वाटर है, एयर है, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दे विल बी कमिंग अंडर व्हाट? एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, सो बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। आइदर दे आर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। Producers are those which are responsible for synthesizing their own food or not? तो हमारे सराउंडिंग में जैसे कि प्लांट, ग्रीन प्लांट, वो भी आते हैं। Consumers are those which depends on the producers or their products, or those who do not synthesize their own food, so they depends on other, so they will be called as what? Consumer। हाँ या नहीं? प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट आ गया। कंज्यूमर की बात करें तो बेस्ड ऑन द फूड हैबिट दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, या तो हर्बीवोर, हर्बीवोर्स हर्बी मतलब हरे भरे। तो ग्रीन प्लांट और प्रोडक्ट को खाने वाले जो केवल होंगे हर्बीवोर। केवल मैंने कहा जैसे गाय भैंस है, ठीक है, केवल ग्रीन प्लांट और उसके प्रोडक्ट खा सकते हैं। क्या मीट रख दिया जाए खा लेंगे? नो सर, नहीं। तो दे आर हर्बीवोर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस आर दोज व्हिच ईट और डिपेंड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ एनिमल। जो क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ एनिमल। सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कार्निवोर्स। And third is omnivores. दोनों खाते हैं। Omnivores are those which can eat meat plant and its product as well as flesh of the animal or not? Yes sir. जैसे डॉग है, ह्यूमन बींग्स है, तो दे आर omnivores or not? Yes sir. Lion है, टाइगर है, carnivores।
हॉर्स है, डॉग है, हॉर्स है, काऊ है, डियर है, जिराफ गोट है। है। तो ये क्या है? Herbivore. आया समझ में? Yes, sir. तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स क्या होते हैं? क्लियर हो गया? यस सर। लास्ट बचा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जब ये हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जब मरते हैं तो उनके ऊपर जो फीड करता है और उनसे जो एनर्जी ऑब्टेन करता है Decomposers. डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट यस सर। एंड ड्यू टू विच ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिसाइकल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर Recycling of nutrients. recycling Of of nutrients. Recycling of Nutrients. so that the nutrient can recycle and the simple form can change into complex form and complex form of the compound can be changed into simpler form or not? यस सर। तो ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम। कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्लासिफाई करना, ये सब कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस सर। अब इसमें एक बच गया आपका फूड चेन। यहां तक कोई